हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई जस्ट होप आप लोग सब सुरक्षित हैं, सेफ अपने घरों में और घरों से बिना काम के नहीं निकल रहे हैं आप लोग। और जब भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें और सैनिटाइज़र साथ लेके निकलें। ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है गाइस। मेरे हस्बैंड कैसे रिकवर हुए इस बीमारी से, कोविड-19 से, वो अपने ही शब्दों में आपको बयां करेंगे कि उन्होंने कैसा कैसा फील किया है इस टाइम में और कैसे कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप रिकवर किया इस बीमारी से। हेलो गाइस, ये आपको बता ही चुकी है कि वीडियो ये किस लिए बना रही है। वैसे मैं आता नहीं हूँ, आज पहली बार आया हूँ शायद। चैलेंज वीडियो में आए थे। अच्छा, चैलेंज वीडियो में आया था, ओके। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं रिकवर हो चुका हूँ। अभी 1 वीक पहले ही मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया था और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुरू से लेके एकदम कि कैसे कैसे हमें पता चला कि मुझे कोविड है, उसके बाद हमने क्या मेडिसिन लिए, कैसी हमारी डाइट रही और उसके बाद जब बीमारी बढ़ गई तो ट्रीटमेंट हमने कैसे करवाया, कैसे कहाँ कहाँ गए, क्या मुश्किलें आई और ठीक होने के बाद अब किस तरह की डाइट है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ठीक हो जाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शरीर के अंदर छोड़ के चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए, आपके आसपास किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सिम्टम्स थे वो कब से स्टार्ट हुए? आपका वेरी फर्स्ट सिम्टम कौन सा था? देखिए, ये 8 या 9 अप्रैल को मतलब मुझे बुखार आया था और गले में मतलब खराश थी। पर उसके एक दिन पहले मैंने जैसे ठंडा पानी पिया था, तो मुझे यही लग रहा था कि रात को मैंने ठंडा पानी पिया है, शायद इसलिए गले में खराश है। बुखार थोड़ा बहुत था तो हमने पैरासीटामोल जैसे मैंने लिया, एक टाइम लिया, फिर बुखार ख़त्म हुआ, बट फिर रात को आ गया। ऐसे ही 3-4 दिन तक ऐसे ही था, 3-4 दिन तक निकल गया पैरासीटामोल पे बुखार। लेकिन उसके बाद एकदम अचानक से बुखार बढ़ने लगा था, बॉडी एक भी होने लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो मैं 12 अप्रैल को मैं गया टेस्ट करवाने के लिए, RT-PCR। हाँ, तो मैंने 12 अप्रैल को टेस्ट करवाया और उसमें मेरा कोविड पॉजिटिव आया। उस समय बुखार था मुझे काफ़ी, लाइक 102 से ऊपर बुखार था जब मैं टेस्ट करवाने गया था। फिर मैं टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया और उसके बाद डॉक्टर्स ने मेडिसिन दिया। नॉर्मल जो कोविड का पता चलते हैं घर पे ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ आजकल दी जाती हैं, बुखार की दवाई PCM और कुछ विटामिन्स की दवाई, जिंक की गोली, खांसी का एक सिरप, तो ये सारी दवाई जो है ये मैं लेके आया और डॉक्टर ने बोला था 3 दिन तक खाना है, 5 डेज़ के लिए दवाई, 5 डेज़ का कोर्स था। तो पहले 5 दिन तक हमने उसको खाया। 5 दिन तक खाने के बाद खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कफ एकदम हो गया और बुखार उसके बाद भी गया नहीं। बुखार बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था, 2-3 आवर्स में आ जाता था। लेकिन मेरे को इतना बुखार रहता था 103, कभी कभी 104 हो जाता था और पता नहीं चलता था कि मुझे बुखार है, क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका था उस समय कि एकदम मतलब मैं बुखार में ही रहता था दिन रात, नींद तो बिल्कुल नहीं लगती थी। जब देखो मैं इसको बुलाता था कि आजा पट्टी कर दे, डर भी लगता था। मैं आइसोलेटेड था, मतलब क्योंकि बच्चा है हमारा छोटा सा, तो मैं अलग कमरे में था और ये लोग अलग कमरे में थे। हम दोनों भी उसमें इन्फेक्टेड हो चुके थे, मेरा बच्चा और मैं। उस समय तक बाबू को भी और दिव्या को भी सारे सिम्टम थे। हम लोग बहुत टेंशन में थे कि यार कैसे होगा, तीनों एक साथ अगर ऐसे पड़ जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी। बट शी इज़ वेरी ब्रेव, वो खड़ी थी और मेरी मम्मी भी आ गई थी साथ में मुझे हेल्प करने के लिए। और मैं बस लेटा रहता था और बुखार में रहता था, तो हर 2-3 घंटे पे आके पट्टी करना, पट्टी कर करके भी बुखार 101 या 102 होता था। उसके बाद मुझे लगता था कि बुखार नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बुखार उस समय रहता था कि मुझे अब 102 और 103 के बुखार का मुझे लगता था कि बुखार नहीं है। लेकिन
बाकी जब थर्मोमीटर से चेक करते थे तो टेम्परेचर हमेशा 103 या उससे ऊपर ही रहता था। तो उसके बाद हम थोड़े से अब चिंता में आ गए कि बुखार भी कम नहीं हो रहा है, 10 दिन हो चुका है, 10 डेज उसके बीच में डायरिया भी होने लगा, वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, और वो भी बिल्कुल पानी की तरह। मतलब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी थी। और गैस इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहा था और इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से गैस हमेशा सर पे चढ़ा रहता था और इतना डगा रहा था और बार बार उल्टी आती थी और पैनिक मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। मैं गैस की वजह से घबराहट बढ़ गई और 10 दिन के बाद एक दिन अचानक रात को 1-1:30 बजे के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा गैस हो गया था दवाई से, और गैस की वजह से जो है मैं उठा, वॉशरूम गया, बहुत तेज़ डकार आया, उल्टी हुई और मैं गिर गया चक्कर खा। तो मुझे लगने लगा कि यार मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मतलब डर गया। मैं बहुत सोचने लगा, मैं जल्दी से फ़ोन निकाला, फ़ोन करके हॉस्पिटल्स में कॉल लगाना शुरू किया। उससे पहले हॉस्पिटल में अभी मैं इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रख रहा था कोविड का क्या है, लेकिन जब मैंने जैसे ही फर्स्ट कॉल लगाया नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बेड नहीं है। बस मेरी घबराहट उस समय इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलने लगा। इसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज भी इन्हें स्टार्ट हो गए, इनकी ब्रीदिंग एकदम स्मॉल होने लगी, ऑक्सीजन लेवल भी इनका लो होने लगा, 90 तक आ चुका था। तब तक हम हर वक्त ऑक्सीमीटर से चेक करते रहते थे इनका ऑक्सीजन लेवल, और ये उतना ही नर्वस होते रहते थे कि नहीं मुझे बचाना है तो जल्दी मुझे एडमिट करवाओ, मुझे ठीक करवाओ, मुझे बचना है, जल्दी से किसी को बुलाओ, गांव से मेरे जीजा जी को बुलाओ। लाइक ही वाज सो नर्वस, और मैं इनको उस सिचुएशन में बस हिम्मत देती रहती थी कि नहीं, एक दिन तो रात में 1-2 बजे ही फैल गए, मुझे जल्दी एडमिट करवाओ, एकदम लो हो गए थे। लेकिन हमने सुबह तक देखा, सुबह ही एक हॉस्पिटल में गए भी नियर बाय, लेकिन वहाँ की कंडीशन देख करके ये वापस घर आ गए कि नहीं मैं घर में ही ठीक हूँ। हाँ, उस हॉस्पिटल की भी एक स्टोरी है, मतलब मेरी बीमारी ठीक होने में वहाँ से मुझे बहुत हिम्मत मिली। बगल में ही है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो वहाँ मैं किसी को जानता था, तो कहीं और एडमिशन के लिए बात किया, बहुत 20-25 हॉस्पिटल्स में दूर कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो मैंने रात को उन्हें कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि अगर बहुत अर्जेंट है तो अभी आ जाओ, नहीं तो सुबह आ जाओ। तो मैंने सोचा कि नहीं, सुबह ही जाते हैं, अभी नहीं जाते हैं। और मैं रात भर पेट के बल सोया रहा, हमेशा पेट के बल ही सोता रहता था, क्योंकि मुझे किसने बताया था कि उससे मतलब ब्रीदिंग थोड़ा सा ईजी होती है ब्रीदिंग करने में, और सही में बहुत ईजी होता था ब्रीदिंग करना। तो मैं हमेशा 24 घंटे पेट के बल ही रहता था। तो मैं सुबह वहाँ पे गया हॉस्पिटल में, लाइक 6 बजे के आसपास, हाँ 6-7 बजे में गया। तो चूँकि वो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जैसे 250 के आसपास कोविड पेशेंट्स की कैपेसिटी है वहाँ पे। जब मैं गया तो जिसने मुझे बुलाया था वो मुझे अंदर लेके गया, जहाँ पे कोविड वार्ड था, इमरजेंसी वार्ड था, आईसीयू टाइप का। वहाँ पे डॉक्टर्स थे काफ़ी। तो मैं जाके पहले 5 मिनट खड़ा रहा, मैं देख रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे मतलब उसमें 50 के आसपास बेड थे, जिस वार्ड में मैं खड़ा था 50 बेड थे, और 10 के आसपास डॉक्टर्स और नर्सेस थी वहाँ पे। मैं डॉक्टर के सामने खड़ा था जो मुझे लेके गया था, उसने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ। मैं बैठा रहा, मैं सिर्फ देख रहा था, मतलब 17 से 18 मिनट तक मैं वहाँ पे था, और मैं एकदम मन बनाया गया था कि नहीं, मुझे एडमिट ही होना है। लेकिन 17 से 18 मिनट में मैंने देखा कि मतलब 1 मिनट में 2-3 लोग ऐसे आते थे इमरजेंसी में, और हर मिनट में एक किसी की डेथ हो जाती थी। मेरे सामने एक आदमी लेटा, और 5 मिनट 6 मिनट में देखा, 5-6 मिनट के बाद बिल्कुल वो डेथ हो जाता था। उसको ऐसे ही पैक कर देते थे, पैक करके उसको भेज देते थे मॉर्चरी में। तो 15 मिनट में जब मैंने इस तरह 30-35 लोगों को देखा, तो मैं एकदम मतलब मेरे हाथ में उन्होंने जो मशीन लगाई बेड पर बिठा के कि चेक करने के लिए पहले, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल उस समय कम तो था, लेकिन मैंने फिर सारा कुछ निकाल दिया, वहाँ से भागने लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। उन्होंने भी, फिर डॉक्टर्स ने भी मेरे को बोला कि तुम्हारा अभी ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा कम नहीं है और इतनी स्थिति तुम्हारी ख़राब नहीं है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप घर पे रहिए और वहीं पे आप अपनी मेडिसिन वगैरह लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल सेफ नहीं है, आप हॉस्पिटल में
क्या है कि यहाँ भी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम भी जो आपके सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देंगे, ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन देंगे, बाकी जो केयर होता है खाना पीना ये सब चीज़ें देनी है वो यहाँ पे आपको उतना अच्छे से नहीं मिलेगा। और मेन चीज़ यही है इस समय बीमारी को ठीक करने में, क्योंकि कोविड की कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही, सिम्टम्स ठीक ही है। आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है, इसमें बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स ने मुझे समझाया, मेरे को लगा कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो मैं वहाँ से आ गया वापस। और उसके बाद से कभी हॉस्पिटल जाने का नाम नहीं लिया। उसके बाद से हमने ब्लड अपना कुछ टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए दिया था, तो उसमें मेरा आया कि मुझे टाइफाइड भी है, डेंगू भी है और कोविड तो था ही। हमने सोचा कि अब तो ये बहुत ज़्यादा और सीरियस चीज़ हो गई, टाइफाइड और डेंगू हो जाने की वजह से शरीर से प्लेटलेट्स वगैरह ये, तो हमने ब्लड टेस्ट करवाया, प्लेटलेट काफ़ी कम, काफ़ी बहुत मतलब डिस्टर्ब था रिपोर्ट। तो हमने अब दिव्या ने आसपास में एक क्लिनिक है वहाँ पे ले जाने का सोचा कि हम वहीं चलते हैं। हम वहाँ गए और वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हमने पहले टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, उसके लिए उन्होंने कैनुला में कुछ दवाइयाँ इन्हें चढ़ानी शुरू करी। 2-3 दिन हमने वो चढ़वाया, फिर हमने डॉक्टर को बताया कि इन्हें कोविड भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अब तो हम इन्हें अपने हॉस्पिटल में नहीं बुला सकते लगवाने के लिए दवाई, लेकिन आप घर में ही इनके इंजेक्शंस के डोज हैं जो 10 दिन का डोज है, आप उन्हें घर पे ही दीजिए मॉर्निंग एंड नाइट में। 8 इंजेक्शंस इन्हें लगते थे टोटल, और मेडिकेशन तो चलता ही चलता था, कोविड का, टाइफाइड का, डेंगू का, तीनों चीज़ों का ना। और साथ साथ इनकी डाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लेटलेट्स के लिए आप क्या क्या लेते थे? प्लेटलेट्स अपना काउंट बढ़ाने के लिए देसी पपीते का, शुरू में मैंने पपीते का जो पत्ता होता है उसका जूस पिया, मतलब कच्चा पपीता खाया, कच्चे पपीते खाए। और वैसे जैसे हमारे गांव में बोलते हैं लोग, बकरी का दूध मिल जाए तो बहुत सही रहता है, बट यहाँ पे अब दिल्ली में कहाँ से बकरी का दूध मिलेगा। पर ये है कि गांव से ही मेरे यहाँ से जैसे ही मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे छोटे जीजा जी आए थे, तो वो लोग लेके आए थे पपीते के पत्ते और गिलोय के डंडियाँ, ये सब चीज़ें। तो उसका काढ़ा वाढ़ा। प्लीज एक चीज़ आप जरूर करिएगा कि विदेशी के साथ आपके देसी नुस्खे बहुत काम आते हैं इसमें। विकास ने रेगुलरली 4 टाइम्स स्टीम लिया है, और वो भी किस चीज़ से आप लेते थे? अजवाइन। हाँ, छोटी अजवाइन डाल के गर्म पानी में, अजवाइन डाल के 4 बार स्टीम लेते थे। गार्गल्स करते थे, गार्गल्स बिटाडिन से, बिटाडिन से गार्गल करते थे। सॉल्ट का गार्गल से अच्छा होता है, बिटाडिन का गार्गल आप करिए। और आप क्या लेते थे जैसे आप? बाकी खाने में मैं अपना जैसे सबसे पहले सुबह उठ के और थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू डाल के और हनी डाल के सबसे पहले लेता था। उसके बाद से मैं एक एप्पल लेता था, लाइक 5:30 6 बजे के आसपास। फिर 7 बजे मैं दलिया या फिर ओट्स, कोई भी हल्का चीज़ ओट्स लेते, क्योंकि इनको गैस की प्रॉब्लम आ रही थी तो एकदम लाइट फूड ही लेते थे ये। ओट्स लेती थी मैं इनको, और उसके कुछ टाइम मतलब हर आधे 1 घंटे में ये कुछ ना कुछ लिया करते थे। हम इन्हें फ्रेश फ्रूट्स देते थे, कीवी हो गया, एप्पल हो गया, और अभी तो जैसे सीजनल है, सीजनल फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया। हाँ, और उस बीच में चूँकि बहुत ज़्यादा डायरिया था बिल्कुल, तो उसके लिए भी एक दवाई थी और उससे आराम मिला था उस समय। बट फिर बाद में जब ये मेडिसिन्स मुझे कैनुला के थ्रू चढ़ने लगी थी तो वो बंद हो गया था अपने आप। उस डॉक्टर ने, जो उनके डॉक्टर थे, इन्होंने सिटी स्कैन भी करवाया था इनका। हाँ। तो उसमें इनका जो स्कोर था, सिटी स्कोर जो था वो 13 था। हाँ, पहली बार 13 आया था। तो उसको फिर 5 डेज जब हमने इंजेक्शन इनको दिए तो उसके बाद वो लो होकर के 11 हो गया था। और फिर डॉक्टर ने बोला था कि 5 डेज आप और कोर्स पूरा करिए, अब ये इजीली मतलब बहुत जल्दी से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ये है कि उसने जितनी भी इंजेक्शंस और मेडिसिन लिखी थी उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ, और बहुत मुश्किल से मिला। मतलब मैं भी घर पे टेंशन में रहता था कि ये लोग गए हैं, इसको पता नहीं, यहाँ पे पता है कि दुकान कहाँ है, मेडिकल शॉप अच्छा वाला कहाँ है, बट ये ढूंढ के ले आई थी बहुत दूर दूर जा के, और भगवान की कृपा से मिल जाता था हर बार मेडिसिन और इंजेक्शन मिल जाता था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब हम यहाँ पे आपको इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो खुद से ही इंजेक्शन घर पे लगाना। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल अब कोई ना नर्स, ना कोई वो, ना कोई डॉक्टर, इंजेक्शन कैसे लगाएं? तो अब मेरे को ही उसमें हिम्मत चाहिए, तो मुझे पता था कि भाई जान बचानी है कैसे भी। तो जो मेरे जीजा जी थे छोटे, उनका हाथ खाता था कि नहीं मैं कैसे दे पाऊँगा इंजेक्शन।
तो मैंने उनको उम्मीद दी कि नहीं अब दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने शुरू में लगाया, दर्द बहुत होता था, लेकिन मैं बोलता था कि अरे आप तो बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, डॉक्टर से भी अच्छे से लगा रहे हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है मुझे। तो लाइक सुबह शाम मिला के 8 इंजेक्शन करके 10 दिन तक, मतलब 80 के आसपास मुझे इंजेक्शन लगे हैं, और खुद से लगाए घर पे ही सारे। उनमें से 3 इंजेक्शन होते थे जो इन्हें कैनुला में लगते थे, और 1 इंजेक्शन होता था जो मसल में लगता था, नस में नहीं, मसल्स में लगता था। वो वैसे पेट में लगाया जाता है, पेट में भी लगा सकते हैं, तो हाथ में भी, स्किन में लगा सकते हैं। तो वो इनको लगे थे सारे इंजेक्शंस। जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि जितने भी इंजेक्शंस थे वो सारी चीज़ें चल रही थी इन्फेक्शन को, लाइक लंग इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि पानी भरा हुआ है जो इन्फ्लेमेशन था और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, ब्लड थिनर भी थी ताकि खून पतला रहे और सांस जो मतलब ऑक्सीजन की कमी ना हो शरीर में। और उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। मतलब एक बार तो ऐसा इस कंडीशन आ गई थी बीच में कि मैं इतना घबरा गया था कि मुझे लगता था कि मैं बचूंगा नहीं, बिल्कुल भी मतलब हिम्मत पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सही में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और ये हमें जो घर के पास में ही छोटे से क्लिनिक में ऐसा डॉक्टर मिला जिसने मतलब हमारी जान बचाई और दवाई भी देता था, और साथ में बहुत सही से काउंसलिंग भी करते थे। क्योंकि मैं तो जाता नहीं था, मेरा जाना वहाँ पे मना हो गया था। दिव्या ही जाती थी और एक दिव्या ही जाते थे। हाँ, ये लोग रोज जाते थे और मिल के आते थे, अपना अपडेट दे के आते थे। और वो जब भी कोई जैसे मेडिसिन चेंज करनी है, दवाई कोई बदलनी है, कोई ऐड करनी है, तो डॉक्टर भी हमेशा बहुत कंसर्न, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन याद रखता था। व्हाट्सएप पे भी इवन मुझे बताते थे कि दिव्या आना इवनिंग में और एक मेडिसिन लेके जाना, ऐड करनी है उनकी डाइट में एक मेडिसिन, हर चीज़ वो मुझे बताया करते थे। इनको इतना इम्पोर्टेंस देते थे। आज के ज़माने में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देगा। और सबसे बड़ी चीज फीस नहीं थी उनकी, उन्होंने सिर्फ शुरू में एक बार फीस लिया था। फिर उन्होंने कोई कंसल्टेशन फीस नहीं लिया। तो इवन हमारे जीजा जी जो थे वो चले गए थे, 2 दिन की इंजेक्शन रह गए थे, तो उन्होंने कहा आप यहीं ले आइएगा क्लिनिक में, हम लगवा देंगे। मतलब वो इससे अच्छा डॉक्टर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, थैंक्स टू हिम। तो अभी जब 21 डेज हो चुके थे, 21 दिन के बाद हमने सोचा कि टेस्ट करवा लेते हैं फिर से, RT-PCR टेस्ट करवा लेते हैं। क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक हो गई थी, मेरे को खांसी नहीं थी, तो हमने सोचा एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मैंने RT-PCR करवाया और नेगेटिव आया। वो फाइनली 5 मई को नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। मतलब 10 अप्रैल को, 14 अप्रैल को पॉजिटिव आया था, और फिर वापस 5 मई को नेगेटिव आया था। मतलब मेरा जो है लगभग 21-22 दिन का ये पूरा रहा कोविड का, और कोविड भी नेगेटिव आ गया था। उसके बाद हमने फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, तो जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, और पूरी तरह से मैं रिकवर हो चुका। तो तीनों चीज़ें मेरी बिल्कुल अच्छे से रिकवर हो चुकी थी। हम बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। पर उसके बाद शरीर में जान एक, मतलब बोलते हैं ना कि बोलने तक की भी शक्ति नहीं, और इतनी कमजोरी हो गई थी कि मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाता था, बोल भी नहीं पाता था इसे, मतलब। तो हमने अब सोचा कि अब इसको कैसे जैसे ही पहली बात पे जैसे ही इनका नेगेटिव रिपोर्ट आई, बस उस दिन मैंने सोच लिया चाहे जितनी भी वीकनेस हो, अगले दिन पहले पूरा घर मॉर्निंग में अच्छे से सैनिटाइज करना है। अगले दिन हमने मॉर्निंग में पूरे घर को धोया, सारी चीज़ें कर्टेन्स वगैरह सब उतार करके सब धोए, मेडिसिन सैनिटाइज कर करके इनकी रखी, सारा घर धोया, सारे कपड़े मतलब जो ये यूज़ करते थे, बेडशीट्स वगैरह हर चीज़ धो के हमने सुखाए, फ्रेश सब बेड की बेडशीट उतारी, हर चीज़ हमने चेंज किया। आफ्टर दैट फिर हमने इनकी, अब आप बताइए नेक्स्ट आपको डॉक्टर ने क्या? डॉक्टर के पास गए कि अब ये सर वीकनेस और ये सब चीज़ें कैसे जाएंगी, तो उसने बताया कि इसमें टाइम लगेगा, आप बस थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और उसने कुछ विटामिन की गोलियाँ मतलब टैबलेट्स वगैरह दिए तीनों टाइम के लिए। मल्टीविटामिन्स तो वो अभी खाने हैं, 1 मंथ तक वो लेना है, और विटामिन सी एंड जिंक की भी इनको लेनी है। बट उसके बाद जो है हमने उसी दिन से हमने मौसमी लिया, और मौसमी को दिन में मैं 4 बार खाना शुरू किया। मैंने जैसे सुबह 4 मौसमी लेके और उसका जैसे जूस निकाल के 1 गिलास पी लिया, फिर दिन में 10-11 बजे, फिर ऐसे ही 3-4 बजे, फिर शाम को 4 बजे।
उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। और नारियल पानी 2-2 पीता था मैं, जैसे सुबह सुबह ही ले रहा था कोकोनट वाटर, पीना बहुत कोकोनट वाटर मैंने पिया है क्योंकि उससे प्लेटलेट वगैरह मेंटेन रहता है उससे भी। तो कोकोनट वाटर और ये मौसमी का जूस, और दिन में 2 बजे के आसपास वाटरमेलन, मैं जैसे 1 किलो 1.5 किलो वाटरमेलन खा रहा था, अभी भी खाता हूँ मैं, डेली खाता हूँ। क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन हो जाती है कोविड के बाद, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं और फील भी होता है, हमेशा मुंह सूखा ही रहता है, सूखा ही रहता है। आप 1 घंटे बाद आप पानी पियो, कुछ भी पियो। और प्रॉब्लम क्या है कि कुछ खाने का कोई टेस्ट वेस्ट बिल्कुल सब खत्म हो चुका था, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता था, तो पानी भी अच्छा नहीं लगता, पानी भी खट्टा, कुछ अजीब सा टेस्ट आता था, तो पी नहीं पाता इंसान। तो हर शरीर के अंदर लिक्विड जाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। वाटरमेलन ले लिया, मौसमी का जूस ले लिया, और क्या, नारियल पानी ले लिया। और खाने में अभी तक भी मैं लाइक एक टाइम पे दलिया लाइट फूड ही लेता हूँ। अब धीरे धीरे मैंने नॉर्मल खाना भी शुरू कर दिया है, पर लेस मसाला, लेस ऑयल। हाँ बिल्कुल, कम मसालों के साथ में। देखिए पता नहीं चलता, आप चाहे कितनी भी मिर्ची डाल दे और कुछ भी कर ले, मैं खा जाऊँगा, तो मेरे गले को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो नुकसान करेगी। इसलिए हल्का, बिल्कुल कम से कम जितना ऑयली फूड हो, लेकिन नॉर्मल फूड खाना भी ज़रूरी है, रोटी चावल ये सब चीज़ें, तभी धीरे धीरे टेस्ट जो है वापस आएगा। और गार्गल में अभी भी जैसे कभी कर लेता हूँ बीटाडीन का एक। यही थी हमारी कोविड रिकवरी की स्टोरी, एंड फाइनली अब वो एकदम ठीक है, 50% ठीक हो चुके हैं, 50% अभी वीकनेस है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, और अभी तो 1 मंथ लगेगा इनको फुली रिकवर करने के लिए इस चीज़ से। तो गाइस प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिल्कुल लाइटली मत लीजिए कोविड को। बिल्कुल, जब तक हमें नहीं रहता है तब तक हमें लगता है कि यार कुछ नहीं यार, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये भी यही बोलते थे। और क्योंकि पिछले साल भी, लास्ट ईयर में मुझे हुआ था, लास्ट ईयर में मैं पॉजिटिव था, लेकिन मैं बहुत ही असिम्प्टोमेटिक था, मतलब मुझे ना बुखार हुआ ना कुछ हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, बट मैं अलग हो गया था। दिव्या चली गई थी अपने सिस्टर के यहाँ पे, मैं 15 डेज के आसपास रहा था अपना अकेले, फिर ठीक वापस निगेटिव हो गया था, तो ये आ गई। बट पिछले साल कुछ ऐसा सिंपल ही रह गया था, तो मुझे उसके बाद से ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि यार कोविड क्या, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे एक बार हो चुका है, मुझे नहीं हो सकता। और बट इस बार जो हुआ तो अब मुझे ही पता है कि कितना खतरनाक है। हाँ, तो इसलिए इसको इतना नॉर्मल भी नहीं लेने की जरूरत है, सेफ्टी रखना है। बहुत ज़्यादा इससे पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप डर गए वहीं आपका केस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, और आप बिल्कुल अपनी मेडिसिन वगैरह इस हिसाब से रखें, खान पान रखें कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल से कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, हॉस्पिटल एकदम सेफ नहीं है जब तक कि एकदम कंडीशन आपको ऐसा लगे कि अगर ख़राब नहीं हो जाती कि आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तभी किसी को भी हॉस्पिटल लेके जाएं। नहीं तो आप कोशिश करें कि आप घर पे रहें और घर पे ही अपनी केयर करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ अपने बैक पे मत लेटिए। जब भी लेटना है आप स्टमक पे लेटिए या साइड्स में लेटिए, कभी भी बैक पर मत लेटिए, इससे आपके लंग्स पे जोर पड़ता है। और जब तक आपका ऑक्सीजन बिलो 90 नहीं जाता तब तक आप हॉस्पिटल के बारे में तो सोचिए भी मत, डोंट पैनिक, आप घर में ही जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको वेंटिलेशन और हवा का पूरा बंदोबस्त करके रहें। मैंने टेबल फैन रखा हुआ था, उससे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है। उसके बाद कूलर, अपने गेट वगैरह, दरवाजे वगैरह खोल के रखें ताकि आपको ना अंदर घुटन ना हो। हाँ, और बालकनी वगैरह में जैसे जहाँ हवा चलती है, सुबह शाम थोड़ा जाएं, वॉक कर लें, धीरे धीरे जितना भी चला जाता है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, लोगों से बात करते रहना है, बिल्कुल भी प्लीज़ ऐसा, ये भी शांत हो जाते थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने अंदर बस हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। हाँ, ओके गाइस, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। और मैं ठीक हूँ, इसमें आप सबकी भी दुआएं हैं कहीं ना कहीं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो किसी की मदद हो सकती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।